तो आप सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप देखेंगे आपके आने वाले पेपर, जैसे आपका पेपर होने वाला है 23 और 24 जुलाई को रीट लेवल 1 और 2 के लिए। तो उसी उसी के परिप्रेक्ष्य में आज देखेंगे हम प्रीवियस ईयर जो आपके 2021 में हुए थे राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में। तो उसमें जो पर्यावरण के जो प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों को हम जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ताकि आपको पता चले किस परिप्रेक्ष्य में आपको तैयारी करनी है। और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आप आगे भी देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे 2021 में जो रीट आयोजित हुआ था उसमें आए थे पर्यावरण के अंतर्गत। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारा था, पहला प्रश्न था उस दिया था उसमें कि आपका इनमें से उन त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपका दिवाली मनाया जाता है, आपका होली मनाया जाता है, आपका ये महाशिवरात्रि मनाया जाता है कि आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो ये आपका देखेंगे तो श्रावण की पूर्णिमा को आपका ये जो है ये रक्षाबंधन मनाया जाता था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो आपका ये रक्षाबंधन वाला त्यौहार है यही मनाया जाता था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया था कि सीतावाड़ी का मेला कहाँ लगता है। सीतावाड़ी का मेला जो आपका लगता है कहाँ लगता है, तो इसमें आप देखेंगे आपका सही ऑप्शन इसमें होगा जो ये है आपका केलवाड़ा वरा है, इसमें आपका ये जो है सीतावाड़ी का मेला लगता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप दिया था राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो इसमें आप जो ये खेजड़ी है यही आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे जैसे राज्य पक्षी हो गया, राज्य फूल हो गया, राज्य वृक्ष हो गया, ये अमूमन आपको देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में जिस स्टेट का पेपर है उसमें से पूछ लेता है पर्यावरण के अंतर्गत। तो आप सबसे पहले राजस्थान के जितने भी राजकीय प्रतीक हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आपका राज्य वृक्ष जो पिछली बार आया था, पूछा था कि राज्य वृक्ष क्या है, तो आपका खेजड़ी है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट आगे देखेंगे तो आगे चौथा प्रश्न दिया है आपका। चौथा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका होगा जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो वो आपका रेनिन जो है, ये रेनिन एंजाइम ये आपका अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवें प्रश्न की बात करें तो पाँचवा प्रश्न देखेंगे। पाँचवें प्रश्न में दिया है आपका कि जो ये है आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का, ये प्रदेश का नहीं पूछा, ये पूछा है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इसमें आपका देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो इसमें आपका ये जो गंगे डॉल्फिन दिया है यही है, जो गंगा में डॉल्फिन निवास करती है वही भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका, इसमें तो आपको पता हो गया भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो इसमें आपका गंगे डॉल्फिन होगा जो आपकी ये गंगा नदी में निवास करती है, वही डॉल्फिन आपकी राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इसी में आप अपने राष्ट्रीय और प्रतीकों की बात करें तो आप देखेंगे आपका राष्ट्रीय पशु जो है वो है आपका बाघ है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो वो आपका मोर होता है, वही राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद होता है, और वही राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो वो आपका तिरंगा है। आप इस बात को भी इसके साथ साथ ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है आपका राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके दिए हैं ऑप्शंस के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें जो बाबू जी दिया है, बाबू जी आपके ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं और बात करें जो और ऑप्शन के हिसाब से दिया है तो आपका दिया है पीरों के पीर, ये आपके रामदेव जी को कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे गायों के मुक्तिदाता जो दिया है, गायों के मुक्तिदाता वो आपके गोंगा जी को कहा जाता है। और ये जो आपके तेजा जी थे वो भी काफ़ी मशहूर, आप देखेंगे एक प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाए तेजा जी किससे जुड़े हुए हैं, तो आपके
काला बाला के देवता के नाम से जाने जाते हैं। अगर काला बाला पूछे काला बाला देवता के नाम से कौन सी देवता प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो वो आपके तेजा जी हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ, तो वो आपका इसमें दिया है 1972। तो 1972 में लागू हुआ था। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और इसमें आप देखेंगे, इसी में आप देखेंगे इसके अनुसूचित 1 और अनुसूची जो संविधान में दी है, अनुसूची 1 और 2 में पूर्ण सुरक्षा और इसके तहत अपराध के लिए उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है। आप इसके साथ साथ ये इससे जुड़ा हुआ तथ्य आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया है आपका 8वां प्रश्न देखेंगे तो 8वें प्रश्न में दिया है जो जातियाँ जैसे विलुप्त हो गई है, जो जातियाँ जो रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है वह संगठन है। जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, कौन सा संगठन प्रकाशित करता है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन के आपसे आप जाएंगे तो आपका IUCN जो है, ये 3 नंबर वाला विकल्प यही आपका सही है। रेड डाटा बुक का IUCN प्रकाशित करता है। इस आप बात को ध्यान में रखेंगे। रेड डाटा बुक होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, रेड डाटा बुक जानवरों पौधों के दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों का लेखा का दस्तावेज होता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं आगे देखेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन फॉर नेचर यानी IUCN रेड लिस्ट की स्थापना वर्ष अगर पूछ दे कि आपका ये रेड डाटा बुक की स्थापना कब हुआ था, तो आपका वो हुआ था 1964 में। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही ब्लू डाटा बुक विलुप्त प्राय प्रजातियों के कुछ हद तक स्थिर रखता है, अर्थात ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में आप दिया है, आप 2 ऑप्शन नीचे चले गए दूसरे पेज पे, तो आप ध्यान में रखेंगे जैव विविधता शब्द किसने दिया था, इसमें ये पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका ये जो दिया था जैव विविधता शब्द, तो आप नीचे आएंगे 2 ऑप्शन और हैं। तो इसमें आपका जो ये WG रोजन है, उन्होंने जैव विविधता दिया था। जैव विविधता जो शब्द है वो आपका WG रोजन ने दिया था। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आपकी बात की जाए तो 1895 में WG रोजन ने जैव विविधता का प्रयोग किया था। आप इस बात को ध्यान में पूछ दिया किस सन में इसका प्रयोग किया था, तो वो आपके किए थे 1895 में। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और यह 3 प्रकार की होती है जैव विविधता आपकी, ये भी ध्यान में रखेंगे। 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता एवं पारिस्थितिकीय विविधता। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आगे देखेंगे 10वां प्रश्न आपका था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका उद्यान में जो मटर लगते हैं उस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और वही ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ हम ये भी बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता जो होता है उसके मूल सिद्धांत यही दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मेंडल ने उद्यान में जो मटर लगता है उस पर कई प्रयोग किए थे। अनुवांशिक के सिद्धांत के अनुसार लक्षणों का हस्तांतरण एवं पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी से होता है। अर्थात कहने का मतलब जो अनुवांशिकता होती है एक पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी में जाती रहती है। इसका भी शोध आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और उन्हीं ने ये बताया था, प्रतिपादित किया था। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। आपके जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे, तो आपके जो ये राकेश शर्मा है वही आपके भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और वही और बात करें आपको बताएं तो 1984 में भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और विश्व के इनसे पहले 137 यात्री अंतरिक्ष में चले गए थे, ये 138वें थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था, जाने गए थे अंतरिक्ष में। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वही और बताएं आपको तो कल्पना चावला पहली और सुनीता विलियम क्रमशः पहली और दूसरी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। आप भी इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि आपका जो ये
तो देखिए इसमें ध्यान रखिए, निम्नलिखित है, निम्न छूट गया है। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुंक के नाम से जाना जाता है? आप ये इस बात को ध्यान में रखें, बताइएगा। निम्न में से आपका जो है राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुंक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो ये मेहरगढ़ का किला है, मेहरगढ़ का दुर्ग या किला जो भी कह लीजिए, वही है जो जिसे चिड़िया टुंक के नाम से जाना जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही और आपको बताएं तो मेहरगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर पूछ दे कि मेहरगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो मेहरगढ़ किला आपका जोधपुर शहर में स्थित है। मेहरगढ़ दुर्ग, जो मेहरगढ़ दुर्ग यानी किला है, चिड़िया टुंक पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इसे चिड़िया टुंक के नाम से भी जाना जाता है। और वही आपको एक और तथ्य बता दें तो यह दुर्ग पथरीली चट्टान पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ये भी पूछते देख सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न देखिए कितना आसान सा प्रश्न दिया है, ये भी पूछा था पिछली बार। तो इसमें दिया है आपका जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, ये इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है और उस दिन लोगों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है, इसलिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगर प्रश्न पूछ दे कि विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो वो आपको 1993 में मनाया गया था, इस बात को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे वर्ष 2021 के लिए विश्व जल दिवस की थीम थी पानी एवं महत्व, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आप बताएंगे जो आपका 2022 में मनाया गया, उसमें आपका थीम क्या थी? थीम मतलब ये जो जल दिवस की थीम क्या है वो आप बताएंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14वें प्रश्न की। तो 14वें प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न में आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? आप इसे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो होता है आपका टॉयलिन, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लार में उपस्थित एंजाइम आपका टॉयलिन होता है। मुख की लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एवं स्रावित एक तरल एंजाइम है। आपका ये जो टॉयलिन होता है मुख की लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक सरल एंजाइम है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लर में एंजाइम, लर युक्त एंजाइम या टॉयलिन वही होता है, उसे ही कहते हैं, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वही आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका, देखिए ये पूछ दिया 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में दिया है आपका स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? आपको ये पता होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे राजस्थान रिट शिक्षक पात्रता परीक्षा में, आपको जो ये पात्रता परीक्षा है आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस ईयरों में पूछे गए हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में आप तैयारी करेंगे तो आपका अच्छे मार्क आएंगे और आप क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को बताएंगे आप। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसके बारे में आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन जो है गांधी जी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था, ये तो आपको सबको पता है। तो इसमें से ये जो 15 अगस्त वाला ऑप्शन है इसको हम काट देंगे। आपको अब 3 ही ऑप्शन बचे, 3 ही ऑप्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो ये स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, तो ये आपको किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही इसके बारे में और कुछ बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, भारत सरकार ही द्वारा आरंभ किया गया था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान, यह एक पूरे देश लेवल पर अभियान था, इसे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान था, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा
हर प्रत्येक जगह जहाँ भी अधोसंरचना है, जहाँ भी गंदगी है, हर जगह को साफ़ सुथरा करना और कूड़ा कूड़ा साफ करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री, आपके जो ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को किया था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि आपका विश्व भारत स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी और किसने किया था, तो आपको नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य भी, हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य यही था कि 2019 तक स्वच्छ भारत की ओर स्वच्छ भारत को लिया जाए। तो इसके इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है कितना, बर्फ से बना घर कहलाता है। बर्फ से ये प्रश्न बताएंगे। बर्फ से बना घर होता है जो कहलाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ें ज़्यादा गिरती है वहाँ पे जो घर किस प्रकार के होते हैं वही पूछा है। तो आप बताएंगे बर्फ से बना घर क्या कहलाता है, तो वो आपको कहलाता है, इसमें जो दिया है आपका इग्नू। इग्नू है जो, वही बर्फ का घर कहलाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आपको और बता दें तो यह वहाँ की जलवायु पर भी निर्भर करता है। ये जो आपका घर होता है, किसी भी क्षेत्र के घर बनाए जाते हैं तो वहाँ के जलवायु के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे बात की जाए तो अंटार्कटिका में पाए जाने वाली जनजाति या एस्किमो के घरों को जो बर्फ़ से बने होते हैं, अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप उसमें पाए जाने वाले जनजातियाँ एक एस्किमो जनजाति है जिनका घर बर्फ़ से बना होता है, उसी घर को इग्नू कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो ये आपका बसेरा दिया है, रैन बसेरा दिया है, तो रैन बसेरा बेघरों के लिए सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाई गई एक जगह होती है जिसे आप रैन बसेरा कहते हैं। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप 17वें प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न में आपका दिया है। 17वां प्रश्न आप ध्यान देंगे। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप देखेंगे बार बार परीक्षाओं में पूछता है, बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को अमूमन ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आपसे पूछा है प्रश्न, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा आपका जिला है, आप इसे बताएंगे। तो आपका जिला है जो ये नागौर है, वो सबसे अधिक अपना जिलों के साथ साझा करता है अपनी सीमा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है नागौर, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो नागौर है आपका राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान के अन्य सबसे ज़्यादा 7 जिलों से ये सीमा साझा करता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अजमेर राजस्थान में 6 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जो ये आपका नागौर है, ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वही अजमेर की बात करें तो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वही आपका जो भीलवाड़ा है राजस्थान का एक ज़िला है, वो अन्य 5 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और वही बाड़मेर की बात की जाए तो वो अपना 4 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां है। 18वां प्रश्न आपका दिया है कि कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये जिसे सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कौन सा समूह है जो बिना सिले पहना जाता है। तो वो आपका इसमें से आप देखेंगे ये जो दिया है धोती साड़ी पगड़ी, यही है, यही सही होगा जो बिना सिले पहना जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आप ये नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत। जो आपका ये विशिष्ट से सामान्य वाला सिद्धांत है, निम्न में से किसमें उपयोग किया जाता है, आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगमन विधि में उपयोग किया जाता है, कि आपका संश्लेषण विधि में उपयोग किया जाता है, कि स्वतः शोध विधि में उपयोग किया जाता है, कि विश्लेषण विधि में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत वाला जो है ये आपका आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगमन विधि के सूत्र जो हैं, इसमें आपको बता दें जो आगमन विधि के सूत्र जो हैं वो आपके हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे बच्चे को कुछ पता है और उसके बाद उसके आगे जो क्या होने वाला है अज्ञात, उसके बारे में बताना, अर्थात वही कहने का मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। इसके एक सूत्र हैं, वही उदाहरण से नियम की ओर ले जाना,
किसी भी वस्तु का उदाहरण दे के और उसके बारे में नियम बताना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। वही आगे देखेंगे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष सामने से उसे दिखा के और उसका प्रमाण देना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और वही विशिष्ट से सामान्य की ओर इसी के अंतर्गत आता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट और अंतिम 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है जो आपका रानी खेत रोग किससे संबंधित है? आपके मछलियों से संबंधित है कि आपके मधुमक्खियों से संबंधित है कि मुर्गियों से संबंधित है कि सुअर से संबंधित है? तो इसमें आप देखेंगे जो ये मुर्गियों दिया है, मुर्गियों से आपका संबंधित है ये रानी खेत रोग। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और बात करें तो इसमें देखेंगे आप इस रोग से कुक्कुटा व्यवसाय यानी वही मुर्गी दिया है, संस्कृत में कुक्कुटा होता है मुर्गी का मतलब, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इस रोग से वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें देखेंगे आप हरे पीले रंग के दस्त होते हैं। इसमें जो ये रोग होता है तो हरे पीले रंग के मुर्गियों के दस्त होने लगते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये थे आपके देखेंगे प्रीवियस ईयर जो 2021 में आपका रीट हुआ था, उसके अंतर्गत पर्यावरण पाठ के अंतर्गत आए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे आने वाले रीट के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये थे आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आप देखेंगे पिछली बार के रीट 2021 की परीक्षा में आए थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुँचे। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद।